हेलो दोस्तों, मैं महेश पोराल मेहरपुर परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट में। बट आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कल का आपको रिवीजन करा देता हूं। हमने कल कौन सा टॉपिक पढ़ा था, तो करते हैं पहले रिवीजन। तो हमने पहला पढ़ा था मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब उपापचयन की क्रिया। उपापचयन की क्रिया, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। उपापचयन की क्रिया क्या होती है, जो हमारे शरीर के अंदर किस फॉर्म में होती है। तो मैं बता दूं, ये मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है, जो क्रिया होती है हमारे शरीर में बायोकेमिकल रिएक्शन के फॉर्म में होती है। बायोकेमिकल रिएक्शन के फॉर्म में हमारे शरीर में होती है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन के फॉर्म में होती है। इसको हिंदी में बोलते हैं जैव रासायनिक क्रिया। जैव रासायनिक क्रिया यह हमारे शरीर के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन के फॉर्म में होती है। ठीक है, इसको भी दो भागों में हमने बांटा था, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब उपचय, और इसको बाद मैंने बताया था अपचय। एनाबॉलिज्म का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स से ये कॉम्प्लेक्स हो गया हमारा, ये सिंपल मॉलिक्यूल हो गए। सिंपल मॉलिक्यूल का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना या बदलना, ये हमारा क्या बोलता है दोस्तों, उपचय की अभिक्रिया बोलती है। अपचय का मतलब क्या होता है, हमारा जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है उसका छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल में टूटना या बदलना हमारा क्या कहलाता है, अपचय की अभिक्रिया कहलाता है। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था कि इसका एग्जाम्पल में मैंने बताया था आपको, इसका एग्जाम्पल बताया न्यूट्रिशन। क्या बताया था दोस्तों, न्यूट्रिशन, इसका एग्जाम्पल बताया था। और कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल बताया था मैंने, एक्सक्रेशन बताया था मैंने आपको, और भी बताए थे, बट मैंने पहले क्लास में आपको सब पूरे बता दिए एग्जाम्पल। इसके बाद हमने पढ़ा था श्वसन, रेस्पिरेशन। क्या होता है रेस्पिरेशन, हमारे द्वारा ऑक्सीजन ली गई और छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, श्वसन। और श्वसन में मैंने आपको बताया था कौन सी गैस कितने परसेंट के फॉर्म में हम लेते हैं। मैंने बताया था ऑक्सीजन हम 21% लेते हैं, 21% हम लेते हैं ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं 0.03% के रूप में, और नाइट्रोजन किस फॉर्म में लेते हैं, ये लेते हैं 78%। बट छोड़ते किस फॉर्म में, तो हम इसको छोड़ते हैं 70%, इसको छोड़ते हैं 4%, और इसको छोड़ते हैं 78%। श्वसन कौन सी क्रिया है, श्वसन एक मेटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म अभिक्रिया एक कैटाबॉलिज्म अपचय की क्रिया है। कैसे दोस्तों, अपचयन की क्रिया एक है श्वसन हमारा, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है, यह भी हमने 2 प्रकार का होता है। सभी ऑर्गेनिज्म में यह क्रिया संपन्न होती है। न्यूट्रिशन में हमने 2 प्रकार का पढ़ा था, कौन कौन सा, न्यूट्रिशन में हमने 2 प्रकार का पढ़ा था, कौन कौन सा दोस्तों, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। इसका मतलब होता है स्वपोषण, इसका मतलब होता है परपोषण, ठीक है। ये मैंने बताया था। स्वपोषण में कौन कौन सी बातें क्या बताया था मैंने, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जो हमारे भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनको बोलते हैं स्वपोषी जंतु। विषम परपोषण का मतलब होता है ऐसे जीव या ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने पोषण के लिए या रहने या खाने पीने के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं, उनको बोलते हैं हम परपोषण। स्वपोषण में किस किस को देखा था, प्लांट को देखा था,
प्लांट को देखा था, इसमें हमने एग्जाम्पल एल्गी को भी देखा था, एल्गी, और कौन सा देखा था, यूग्लिना। इसके एग्जाम्पल देखे थे हमने ये। इसके एग्जाम्पल कौन से देखे थे दोस्तों? इसके एग्जाम्पल एनिमल देखा था, और कौन सा देखा था, फंगी, और पैरासाइट्स भी देखे थे, परजीवी। इसको फंगी को क्या बोलते हैं, कवक हिंदी में, इसको परजीवी बोलते हैं। यूग्लिना को यूग्लिने बोलेंगे, एल्गी को शैवाल बोलते हैं हिंदी में, और प्लांट को पादप। ये मैंने पहली क्लास में आपको बता दिया है। आज से करेंगे हम, आज क्लास स्टार्ट करते हैं एक्सक्रेशन। जब हमने उसका एग्जांपल देखा था कैटाबोलिज्म अभिक्रिया का, एक्सक्रेशन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये तो मैंने रिवीजन कराया जो हमने पहली क्लास में पढ़ लिया था। आज करते हैं एक्सक्रेशन। इसको बोलते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है? जो हमने खाना खाया, जिससे हमको एनर्जी मिली, बट उसके बाद जो हमारे शरीर के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं उसको ही हम उत्सर्जन, या जिस फॉर्म में उनको बाहर निकालते हैं उसको बोलते हैं हम उत्सर्जन। उत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है, यह मैंने बताया था कैटाबोलिज्म अभिक्रिया, या अभी किस प्रकार की क्रिया दोस्तों? कैटाबोलिज्म। ठीक है, कैटाबोलिज्म वहाँ पे किसका एग्जांपल बताया था मैंने? कैटाबोलिज्म का एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है जो छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, उसको ही मैंने कैटाबोलिज्म में भी क्या बताया था? उत्सर्जन बताया था। ठीक है, जो हमारा उत्सर्जन होता है किस किस फॉर्म में होता है? या गैसेस के फॉर्म में हो सकता है, नाइट्रोजनस पदार्थ के रूप में हो सकता है, गैसेस के फॉर्म में हो सकता है, गैस के फॉर्म में होता है, नाइट्रोजनस पदार्थों के रूप में होता है। अभी नाइट्रोजनस जो पदार्थ है कौन कौन से हो सकते हैं? या तो यूरिया हो सकता है, हमारे यूरिक एसिड हो सकता है, अमोनिया हो सकता है। इस फॉर्म में ये हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया आपको? उत्सर्जन क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर बनने वाले जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको किसी भी फॉर्म में हमारे शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया? एक कैटाबोलिज्म प्रक्रिया। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म का सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होना, यह हमारा कहलाता है कैटाबोलिज्म प्रक्रिया। किस फॉर्म में होते हैं? गैसेस के फॉर्म में निकलते हैं, नाइट्रोजनस पदार्थ के रूप में बाहर निकलते हैं। नाइट्रोजनस पदार्थ कौन कौन से है? यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया के फॉर्म में ये बाहर निकलते हैं। अब आता है प्रजनन, रिप्रोडक्शन। प्रजनन क्या होता है? प्रजनन उसे कहते हैं दोस्तों, हमारी जैसी प्रजाति को बनाए रखने के लिए प्रजनन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। किस प्रकार की? रिप्रोडक्शन, इसको बोलते हैं हिंदी में प्रजनन। इस धरती पर, इस पृथ्वी पर हमारे जैसे प्रजाति को बनाए रखने के लिए हमें रिप्रोडक्शन की आवश्यकता होती है, उसको ही बोलते हैं हम प्रजनन। यह भी दो प्रकार का होता है प्रजनन, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। सेक्सुअल का मतलब होता है लैंगिक, असेक्सुअल होता है अलैंगिक। ठीक है दोस्तों, लैंगिक का मतलब क्या होता है, अलैंगिक का मतलब क्या होता है? सेक्सुअल में होता है इसमें जिसमें हमको प्रजनन करने के लिए पार्टनर की आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं हम लैंगिक। और अलैंगिक कैसे बोलते हैं? जिसमें हमें प्रजनन करने के लिए, सेक्सुअल करने के लिए पार्टनर की आवश्यकता नहीं होती, उसको बोलते हैं हम अलैंगिक। अब अलैंगिक, इसमें सेक्सुअल, इसमें पार्टनर की आवश्यकता नहीं होती, तो इनकी जो प्रजाति है वो कैसे बनी रहती है हमारी पृथ्वी पर? तो इनका जो शरीर होता है ये टूट जाता है इनका शरीर, और एक से दो कोशिका का निर्माण होता है। इस तरीके से इनकी प्रजाति पृथ्वी पर बनी रहती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लाइफ साइकिल, जीवन चक्र क्या है। यहाँ तक समझ आया दोस्तों? प्रजनन क्या होता है? हमारे जैसी प्रजाति को बनाए रखने के लिए प्रजनन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।
उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन, प्रजनन। अब करते हैं लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल क्या होता है? जब नर और मादा आपस में फर्टिलाइज की क्रिया करते हैं, जिसके द्वारा एक सिंगल सेल का निर्माण होता है, उसको हम बोलते हैं जायगोट। हिंदी में बताऊं, जब एक नर और एक मादा आपस में निषेचन की प्रक्रिया करते हैं, निषेचन की प्रक्रिया करते हैं, जिसके फलस्वरूप एक सिंगल सेल का निर्माण होता है, उसको हम जायगोट बोलते हैं। अब जायगोट जैसा हमारा बचपन हुआ, हम जब हमारा बोर्न हुआ, हमारा जन्म हुआ, जन्म से लेकर मृत्यु तक, इसके बीच में बहुत सारी स्टेप होती है। हम बड़े भी होते हैं, थोड़े वयस्क भी होते हैं, ऐसे उसके बीच में बहुत सारी स्टेप होती है। उन स्टेपों को हम बताएंगे, इसके बीच में कौन कौन सी स्टेप होती है। मैंने बताया ना आपको, जब एक नर और एक मादा आपस में जब निषेचन करते हैं तो एक सिंगल सेल का निर्माण होता है, उसको हम बोलते हैं जायगोट। क्या बोलते हैं दोस्तों? जायगोट। जायगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को हिंदी में बोलते हैं भ्रूण। इसके बाद में क्या बनता है? फीटस। फीटस, इसको भी भ्रूण ही बोला जाता है, इसको भी हिंदी में भ्रूण ही बोला जाता है। जब ये धीरे धीरे डेवलप हो जाता है तो यहाँ फीटस का निर्माण होता है। फीटस से बनता है चाइल्डहुड, यहाँ पे चाइल्डहुड बन जाता है, जिसको हम न्यू बॉर्न बेबी भी बोलते हैं। कैसा दोस्तों? न्यू बॉर्न बेबी। आया समझ दोस्तों? जायगोट, जायगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस, फीटस से चाइल्डहुड, चाइल्ड न्यू बॉर्न बेबी का यहाँ पे निर्माण हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक की प्रक्रिया में जो समय लगता है वो 8 to 9th मंथ का समय लगता है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है दोस्तों। अब चाइल्डहुड से यहाँ पे भी प्रक्रिया आएगी। यहाँ पे कौन सी चाइल्डहुड से हमारी? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी, इसको हिंदी में बोलते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था, इसको बोलते हैं किशोरावस्था। यहाँ पे समथिंग 12 साल के होते हैं किशोरावस्था में, और इसके बाद होता है एडल्ट। एडल्ट जब 18 साल से ऊपर के हो जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं एडल्ट। एडल्ट के बाद में ओल्ड एज, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, ऊपर नहीं लिखा। ओल्ड एज, हमारी जो एज होती है वहाँ काफ़ी कम हो जाती है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? ओल्ड एज को। ओल्ड एज के बाद क्या होगा? हमारी डेथ हो जाएगी, मृत्यु, वृद्ध हो जाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है दोस्तों। आज यहाँ तक सन में जब हमारा बोर्न होता है, जब एक मादा और एक नर और एक मादा आपस में निषेचन की प्रक्रिया करते हैं तो एक सिंगल सेल का निर्माण होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जायगोट। जायगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस, फीटस से चाइल्डहुड बेबी बनता है, यहाँ पे न्यूबॉर्न बेबी का निर्माण हो जाता है। उसके बाद प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी से एडल्ट बनते हैं, एडल्ट से ओल्ड एज, ओल्ड एज से फिर हमारी डेथ हो जाती है। यह इतनी स्टेप हमारे जीवन चक्र में होती है। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों आप सभी को? ठीक है। एक और मैं बता देता हूँ, जो सिंगल सेल होती है हमारी, सिंगल सेल जो हमारी पेरेंट सेल होती है, एक सिंगल सेल होती है जिससे दो डॉटर सेल का निर्माण होता है। कितने दोस्तों? एक सिंगल सेल होती है, यहाँ पे ये सिंगल सेल हो गई, पेरेंट सेल हो जाती है हमारी, पेरेंट सेल, जिससे दो डॉटर सेल का निर्माण होता है। दो डॉटर सेल का निर्माण होता है, ये इस टाइप से एक सिंगल सेल से दो डॉटर सेल का निर्माण होते हैं। ठीक है। इनको हिंदी में बोलते हैं जनन कोशिका। जनन कोशिका। आए यहाँ तक दोस्तों आपको सभी को समझ में? ठीक है। हमारा जो एक सेल से डबल सेल, सिंगल सेल से डबल सेल का निर्माण होता है, मतलब एक पेरेंट सेल होती है जिससे दो डॉटर सेल का निर्माण होता है। आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा।
आज हमारा इंट्रोडक्शन खत्म होता है। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है टैक्सोनॉमी। तो करते हैं आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी को हिंदी में बोलते हैं वर्गीकी। क्या बोलते हैं दोस्तों? वर्गीकी। टैक्सोनॉमी क्या होता है? टैक्सो का मतलब होता है ग्रुप, हिंदी में बोलते हैं इसको समूह, और नॉमी का मतलब होता है नेमिंग करना, नाम, नेमिंग नाम, मतलब इतने सभी ग्रुप जितने भी होते हैं उसका नेमिंग करना है हमारा टैक्सोनॉमी कहलाता है। ठीक है। अब टैक्सोनॉमी भी कितने स्टेप में होती है? 3 स्टेप में होती है। नंबर 1 हो गया था हमारा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, पहले हम उसका आइडेंटिफिकेशन करें और किस टाइप से दिखता है, उसका चेहरा किस टाइप से दिखता है, उसकी शेप किस टाइप से दिखती है उसका। उसके बाद करें हम उसका क्लासिफिकेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है पहचान करना उसकी। और थर्ड नंबर पर आता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, उसकी नेमिंग करना। हिंदी में क्या नोमिंग करना, उसका नोमेनक्लेचर का मतलब होता है उसकी नेमिंग करना, नामकरण करना। आया दोस्तों यहाँ तक समझ में आपको? हमने आज से एक चैप्टर स्टार्ट किया, कौन सा? टैक्सोनॉमी। टैक्सो का मतलब होता है ग्रुप और नॉमी का मतलब नेमिंग, मतलब समूह का नामकरण करना हमारा टैक्सोनॉमी कहलाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं वर्गीकी। इसको 3 स्टेप में कर रहे हैं हम, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर करना। आइडेंटिफिकेशन से कोई सा भी क्वेश्चन नहीं बनता, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए हम करते हैं स्टार्ट क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? करते हैं हम क्लासिफिकेशन स्टार्ट। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन इसको पूरे डिटेल में पढ़ने से पहले मैं एक वैज्ञानिक, एक साइंटिस्ट का नाम बताऊंगा आपको, कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई सिस्टेमा नेचुरी। कौन से दोस्तों? सिस्टेमा नेचुरी। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई सिस्टेमा नेचुरी, जो टैक्सोनॉमी के ऊपर पहली बुक है। ये हमारे टैक्सोनॉमी की पहली बुक है। अब यहीं से क्वेश्चन बन जाता है, कार्ल लिनियस द्वारा लिखी गई कौन सी बुक है? सिस्टेमा नेचुरी। जो और यहाँ से टैक्सोनॉमी के ऊपर लिखी गई पहली बुक कौन सी है? तो सिस्टेमा नेचुरी। मतलब एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से वो हमसे पूछ सकता है। इसलिए कार्ल ने इस सिस्टेमा नेचुरल में उन्हें 2 किंगडम, 2 समूह का वर्गीकरण किया। कौन कौन से? एक तो प्लांट किंगडम, दूसरा एनिमल किंगडम। दो समूह का इसमें वर्गीकरण किया, कौन कौन सा? प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। इसको बोलते हैं हिंदी में पादप जगत, इसको बोलते हैं जंतु जगत। इसी के आधार पर कार्ल लिनियस को टैक्सोनॉमी का
पिता कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हम किसको बोलते हैं? कार्ल लिनियस, या जनक भी बोल सकते हैं हम। टैक्सोनॉमी का जनक किससे बोलता है कहा जाता है दोस्तों? कार्ल लिनियस को। ठीक है, इन्हें दो टू किंगडम क्लासिफाई, यहाँ से क्वेश्चन बनता है नंबर 2 एक, दो जगत का वर्गीकरण किसने दिया? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। मैं यहाँ से थोड़ा मिटा देता हूँ नीचे से, यहाँ पे लिखा है हमारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया दोस्तों टू किंगडम क्लासिफिकेशन? 1 और 2 कौन कौन सा? प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। दो जगत का वर्गीकरण, दो जगत का वर्गीकरण किसने दिया दोस्तों? कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस द्वारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया। लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया, इस पर रिसर्च किया, तो यह जितनी भी थ्योरी इन्होंने दी है पूरी गलत हो गई। इसके बाद एक आए दूसरे वैज्ञानिक, बट जो ये क्वेश्चन है ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन हमारे गलत हो गए, नहीं, क्वेश्चन सही है कि हमारे टैक्सोनॉमी के ऊपर लिखी गई पहली बुक कौन सी है? सिस्टेमा नेचुरी, या कार्ल लिनियस के द्वारा लिखी गई बुक कौन सी है? सिस्टेमा नेचुरी। बट दूसरे एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था R.H. विटेकर। क्या नाम दोस्तों उनका? R.H. विटेकर। R.H. विटेकर इनको बोला जाता है। इनके द्वारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया। जैसा अभी किसने हमारे कार्ल लिनियस द्वारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, इसी द्वारा इनके द्वारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया। ठीक है, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन कौन से? नंबर 1 है प्रोटिस्टा, फर्स्ट नंबर पर मोनेरा, दूसरे नंबर पर है प्रोटिस्टा, तीसरे नंबर पर है फंगी, चौथे नंबर पर है प्लांटी, और 5वें नंबर पर है एनिमेलिया। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो किसने दिया दोस्तों? R.H. विटेकर। यह इनका नाम हिंदी में कुछ भी नहीं है। फंगी का मैं लिख सकता हूँ कवक, प्लांट का पादप लिख सकता हूँ, जो मैंने आपको कितनी बार बता दिया। प्लांट, एनिमल क्या होता है? जंतु। अब जो मोनेरा और प्रोटिस्टा है, ये तो इनका हिंदी नाम ही है, इंग्लिश जो भी आप मान सकते हो, हमारे लिए पूरे इम्पोर्टेंट है ये। तो यहाँ से क्वेश्चन बना दोस्तों क्या? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया? R.H. विटेकर। अब इनको 1 बाय 1 हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। क्या होता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, करते हैं इनको डिटेल में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों प्लीज़ समझ में आ रहा हो तो आपको प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करो, ताकि हमें ऐसे ही और मोटिवेशन अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो करते हैं हम सबसे पहले मोनेरा से स्टार्ट करते हैं। तो इसके कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। मोनेरा के कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले इनके कैरेक्टर की बात करते हैं हम। मोनेरा के जो जितने भी जंतु होते हैं, जितने भी एनिमल होते हैं, ये सब किस प्रकार के होते हैं? इक्वेटिक होते हैं दोस्तों। इक्वेटिक मतलब इनका जलीय होते हैं। किस प्रकार से होते हैं दोस्तों? जलीय होते हैं। दूसरा कैरेक्टर होता है
प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक के बारे में मैंने वहीं पे आपको बता दिया था क्या होता है प्रोकैरियोटिक, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अभाव होता है। सेल के चारों ओर ये हमारा न्यूक्लियस होता है, जिसके चारों ओर ये हमारा न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन होती है वो उसका पूर्णतः अभाव होता है या टूटी फूटी होती है। ठीक है, मैंने बताया था प्रोकैरियोटिक कोशिका में इसके बारे में आपको। थर्ड कैरेक्टर हो गया इसका यूनिसेल्यूलर होता है। यूनिसेल्यूलर होता है मतलब एक कोशिकीय होता है। यूनिसेल्यूलर क्या होता है? जिनका शरीर एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उनको बोलते हैं हम यूनिसेल्यूलर। अब इसके एग्जांपल कौन कौन से हो गए? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया को जीवाणु। इसको बोलते हैं नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? मोनेरा के बारे में सभी जलीय होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होते हैं जिनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उनको हम बोलते हैं एक कोशिकीय। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिन्हें साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, नील हरित शैवाल। ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में वहाँ पे भी मैंने डिटेल में बताया था कि ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है। ये हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में, ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्या होती है ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। जो हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी होती है ये बैक्टीरिया और एल्गी के बीच की योजक कड़ी होती है, कौन सी? ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या है समझ में दोस्तों आपको? ब्लू ग्रीन एल्गी टेक्सोनॉमी में मैंने पूरा बता दिया आपको क्या होता है टेक्सोनॉमी। टेक्स का मतलब होता है ग्रुप, नोमी का मतलब है नामिंग करना, मतलब समूह का के नेमिंग करना हमारा टेक्सोनॉमी कहलाता है। इसके फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे हुआ बताया मैंने आपको? कार्ल लिनियस। उनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? सिस्टेमा नेचुरी, जो हमारे टेक्सोनॉमी के ऊपर लिखी गई पहली बुक है। अब इसके बाद हमने एक कैरेक्टर पढ़ लिया मोनेरा का। दूसरा कैरेक्टर पढ़ते हैं हम प्रोटिस्टा। आइए करते हैं प्रोटिस्टा। क्या होता है प्रोटिस्टा? दूसरा कैरेक्टर है ये प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या होता है? इनके कैरेक्टर देखते हैं। ये भी एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर होता है उसमें प्रोटिस्टा में मोनेरा में देखा था हमने कि वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, बट ये किस प्रकार के होते हैं? यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं। थर्ड कैरेक्टर हो गया इसका, बट होते हैं अभी भी हम ये यूनिसेल्युलर। अभी भी होते हैं यहाँ पे। एक एग्जांपल मैं बताऊँ आपको, इसका एग्जांपल हो गया प्रोटोजोआ इसके एग्जाम्पल हो गया।
अब प्रोटोजोआ में कौन कौन से आते हैं, क्या होता है प्रोटोजोआ, इसमें इसके अनेक एग्जाम्पल है इसके। पहला एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। दूसरा होता है पैरामीशियम, दूसरा होता है पैरामीशियम। तीसरा थर्ड होता है अमीबा, थर्ड होता है अमीबा। चौथा होता है यूग्लिना, ये प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया कि प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ कौन कौन से एग्जाम्पल है, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, अमीबा और यूग्लिना। यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है हमारा यूग्लिना के ऊपर कि यूग्लिना क्या होता है। सबसे पहले यूग्लिना को बारे में बताऊंगा। अमीबा का आकार मैं बता देता हूँ, इसका आकार हमेशा एक जैसा नहीं होता, ये कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है, कभी इस टाइप से होता है। इसका आकार कभी निश्चित नहीं होता है अमीबा का आकार। जो पैरामीशियम होता है इसके ऊपर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो स्लीपर सेल होती है, स्लीपर एनिमल इसको बोला जाता है पैरामीशियम। एक चपलाकार होता है, जो हमारी चपलाकार हो, जो हमारी चप्पल होती है ना, इस टाइप से इसका शेप होता है, तो इसको बोलते हैं हम स्लीपर सेल, स्लीपर एनिमल इसको बोला जाता है। अब हिंदी में हम ऐसा नहीं बोलेंगे चप्पल जंतु, ऐसा नहीं बोलते इसको हिंदी में यही बोलते हैं, इंग्लिश में स्लीपर एनिमल इसको हमारे पैरामीशियम को बोला जाता है। अब प्लाज्मोडियम क्या होता है, प्लाज्मोडियम के ऊपर हम बोलते हैं कि जो हमारा मलेरिया होता है एक मच्छर के काटने से होता है, बट ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल गलत है सर दोस्तों। प्लाज्मोडियम होता है जिससे हमारा मलेरिया होता है, उस जिसका कारण क्या है हमारा प्लाज्मोडियम, उसका रीजन है प्लाज्मोडियम, और जिसके द्वारा होता है, जिसको जो वाहक होता है वहां तक उसको पहुंचाता है, हम तक जो पहुंचाता है वहां एक फ्लाई, उसको बोलते हैं हम एनाफिलिस मच्छर, एनाफिलिस मच्छर, ये इसका वाहक होता है। यहाँ से कंफ्यूजन ना हो किसके कारण होता है, तो प्लाज्मोडियम के कारण होता है, और किसके द्वारा होता है, तो एनाफिलिस मच्छर के द्वारा ये हम तक पहुंचता है। अब यूग्लिना को मैंने बताया था, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, तो करते हैं यूग्लिना की बात। यूग्लिना क्या होती है, कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, कनेक्टिव लिंक बिटवीन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, इसको बोलते हैं दोस्तों यूग्लिना को जंतु और पादप के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है हमको यूग्लिना को। किसको, यूग्लिना को। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये दोस्तों, ठीक है। क्योंकि यूग्लिना को क्यों दोनों की योजक की कड़ी क्यों कहा जाता है, क्यों यूग्लिना के अंदर जो हमारे एनिमल के गुण कौन सा होता है, एनिमल का गुण होता है क्योंकि यहाँ पे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा सकता है, इस कारण इसको एनिमल की उसमें भी रख सकते हैं। और प्लांट का कौन सा गुण होता है इसके अंदर, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है, इस कारण इसमें दोनों के कैरेक्टर होते हैं, इस कारण इसको प्लांट और एनिमल के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आएगा। मैंने यहाँ से वहाँ तक आपको जितना भी पढ़ाया आज, टाइम हो गया है दोस्तों क्लास का, दूसरी क्लास अभी लगेगी यहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।